हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th का टॉपिक जो रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन बेटा जो रिप्रोडक्शन के मोड की बात कर रहा था वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका था। अब हम दूसरे मोड की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, दैट इज़ द अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपके मन में एक सवाल आना चाहिए हमेशा की तरह कि सर नेचर में ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा था, काफ़ी सिंपल प्रोसेस था। रिप्रोडक्शन में कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ तो चल ही रही थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, लेकिन क्या ज़रूरत पड़ रहा है नेचर को, क्योंकि नेचर कभी भी कोई भी काम ऐसे नहीं करता। उसे जब तक एक नेसेसिटी नहीं होती है उसे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, तब तक वो प्रोसीड नहीं करता है। कोई भी एक फंक्शन की आप बात कर सकते हैं। दरअसल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो हमारा रिक्वायरमेंट का फुलफिल कर रहा था, मुझे नेचर को क्या रिक्वायरमेंट पड़ी कि ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कैपेबिलिटी को डेवलप कराने के लिए। दरअसल जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो इससे आपने कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ तो हो रहा था, लेकिन बेटा क्या जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ था जेनेटिकली सभी ऑर्गेनिज्म सिमिलर थे, इसमें वेरिएशन नहीं हो पा रहा है। चिंता का विषय। वेरिएशन क्यों ज़रूरी है आप पढ़ चुके हैं बेटा, इंट्रोडक्शन की क्लास में मैंने आपको बताया कि वेरिएशन की क्या इंपॉर्टेंस है। एक स्पेसीज को मेंटेन रखने के लिए वेरिएशन का रिक्वायरमेंट ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता है कि इकोसिस्टम की अगर आप बात करें, हर एक ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक निके दिया गया है। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो अगर जैसे वो एक टेम्परेट रीजन में रहने वाला बैक्टीरिया है, गलती से अगर इकोसिस्टम का इन्वायरमेंट चेंज हुआ, टेम्परेचर बदल गया, टेम्परेचर रेज कर गया ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग और सम अदर रीजन्स, तो वैसे बैक्टीरिया डेथ कर जाएगा जो उस कंडीशन को फेस ना कर पाएगा, जो उस टेम्परेचर को ओवरकम नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब अगर वेरिएशन नहीं होता किसी जीन में, किसी ऑर्गेनिज्म में, तो टेम्परेचर के चेंज होते ही सभी के सभी डेथ कर जाते, स्पेसीज एक्सटिंक्ट कर सकती थी। और रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो स्पेसीज को मेंटेन रखता। तो इसके जगह पे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता, यहाँ पे दोनों ही फुलफिल होती। तो इस वजह से नेचर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रमोट करता है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ तो चल ही रहा है, साथ के साथ वेरिएशन भी मिल रहा है। अगर दोनों ही बातें हो रही है बेटा, तो कहीं ना कहीं नेचर इसे प्रमोट करता है। अब आप ध्यान से देखिए, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है, एसेक्सुअल में तो आपने देखा कि एक सिंगल इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम डिफाइन करते हैं तो कहा जाता है इट इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच इट इज़ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन सा मोड? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in which the new individual is produced from two parents। दो पेरेंट्स से प्रोड्यूस हो रहा, मतलब दो इंडिविजुअल के इन्वॉल्वमेंट की बात होती तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया जाता है। बेटा अगर ऑर्गेनिजम्स की बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, तो ये मेनली हायर कैटेगरी के जो प्लांट्स हैं। और एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स में एक तो ह्यूमन है, ह्यूमन के बारे में बाद में पढ़ेंगे। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्लांट्स की अगर बात करते हैं तो वो फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाता है। तो हेडिंग डालिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। Sexual reproduction in flowering plants। जब बात वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की हो रही थी, मैंने आपसे कहा था कि प्लांट्स के दो पार्ट होते हैं, एक तो वेजिटेटिव पार्ट, दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में वेजिटेटिव सेल से बना होता है, जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स कहें या जर्म सेल्स आपकी एनसीईआरटी लिखती।
और एक बात ध्यान रहे, जो वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट्स का वो रूट, स्टेम एंड लीव्स है, जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर्स कंसीडर किया जाता। अब आप ध्यान से एक फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखिए कि रिप्रोडक्टिव के कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें 2 इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज एक फ्लावर के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं और इसी के ज़रिए से आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से पार्ट्स फ्लावर में होते हैं, कितने वॉल्स होता है, किस पार्ट को क्या कंसीडर किया जाता है। आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं गाइनोसियम रीजन को डिनोट कर रहा हूँ। ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा से ये स्टाइल लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इनके बेजल रीजन पे एक सोलन स्ट्रक्चर होता है जिसे ओवेरी कहा जाता। इसी ओवेरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते। बेटा ये ओव्यूल के बेजल रीजन्स पे इसे थैलेमस कह सकते हैं, यहाँ पर सिपल्स प्रेजेंट होता है। फीमेल पार्ट की ये स्टिग्मा हो गई जो स्टिकी होती है, पोलन ग्रेन को आकर के चिपकना होता है यहाँ पर। और ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दरअसल ये स्टाइल। और फिर ये जो सोलन पार्ट बेजल रीजन पे आप देख रहे हैं, ये ओवेरी, और इसी ओवेरी के अंदर में ओव्यूल प्रेजेंट होता। किसी किसी प्लांट्स के फ्लावर में ओवेरी के बेजल रीजन से ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, डेट इज फिलामेंट और एंथर की बात होती है। यह फिलामेंट है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर मिलता है जिसे आप एंथर कहते हैं। अलग अलग प्लांट्स में एंथर के नंबर और एंथर का शेप अलग अलग होता। इसके बेजल रीजन्स ये कुछ इस तरीके से बाइलोब्ड एंथर, और ये फिर एक मैंने बनाया है एंथर बेटा। समझ पा रहे हैं? ये फीमेल पार्ट बनाया, ये मेल पार्ट बनाया, ये थैलेमस है, और यहाँ पर ये सिपल्स, और फिर एक जो अट्रैक्टिंग स्ट्रक्चर होती है जिसे आप पिटल्स कहते हैं, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ये दरअसल मैं चाइना रोज़ का फ्लावर को बनाया है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, अलग अलग पार्ट को किस तरीके से डिनोट किया जा रहा है। इसे मैंने कहा कि ये पिटल्स जब एक है तो एक है बेटा, लेकिन जब कंबाइन हो जाता इसे कोरोला कहा जाता। क्या कहा? कोरोला। अब इस वाले रीजन्स को देखिए, ये प्लांट्स का एंथर है जो टर्मिनल इंड्स पर प्रेजेंट होते, और ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है। एंथर और फिलामेंट को एंड्रोसियम कंसीडर करते, एंड्रोइसियम, या इसे स्टामेन भी कहा जाता, और यही प्लांट्स का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ध्यान से देखिए। ये जो टर्मिनल इंड पे आप देख रहे हैं स्टिकी इंड, इसे स्टिग्मा कहा जाता, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल, और ये सोलन पार्ट को ओवेरी कहा जाता, और ये तीनों मिलकर गाइनोसियम का फॉर्मेशन करता, गाइनोइसियम। गाइनोसियम को पिस्टिल भी कहते, और यही बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बाकी अदर भी पार्ट, इस वाले रीजन को सिपल्स कहा जाता। सिपल अगर एक है तो एक सिपल कहेंगे, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है बेटा तो ये कैलिक्स कहलाता। इसको कैसे डिनोट करते हैं? उसको सी से। और ये जिस पार्ट पे ये लाई कर रही है, इस बेजल रीजन को थैलेमस कहा जाता है। समझ पा रहे हैं? एक फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को बनाया है। इस हर एक पार्ट्स को वॉल्स कहा जाता है। एक वॉल्स तो ये था, दूसरा आपने इसे देखा, तीसरा इसे, और ये फोर्थ। ये थैलेमस फ्लावर का पार्ट नहीं कंसिडर करते हैं बेटा। ये सिपल्स, पिटल्स, कोरोला, ये सभी वॉल्स हैं, फ्लावर के पार्ट्स हैं। इसे एंथर और फिलामेंट को कंसीडर करते हैं, एंड्रोसियम या स्टामेन कहते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा,
और फिर दोनों के फर्टिलाइजेशन से फिर सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन। आगे के अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मेल गैमीट कैसे बनता है उसकी स्टडी करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ आप ये लिख चुके होंगे इसके लिए। अब आगे देखते हैं बेटा कि मेल गैमीट का माइक्रोस्पोर्स कहा जाता है, और जब माइक्रोस्पोर बनता इसे माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहते हैं। तो अभी दोनों ही प्रोसेस को पढ़ेंगे कि माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या होता है, और फीमेल गैमीट को मेगास्पोरोजिनेसिस कहते हैं। मतलब मेगास्पोर कैसे बनता उसकी स्टडी करेंगे, और फिर उसको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा करके बेटा फर्टिलाइजेशन कराना, ये जिम्मेवारी हम सब की है। चलिए देखते हैं ध्यान से। हेडिंग डालिएगा माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। अभी तो आपने बेटा देखा कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से थे। अब माइक्रोस्पोरोजिनेसिस होता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर कहिए, मेल गैमीट कहिए, या पोलन ग्रेन कहिए, बात एक ही है बेटा। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन नाम है। अब आप ध्यान से देखिए कि कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। आपको तो पता है बेटा कि प्लांट्स में डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, और उस डिप्लॉइड सेल्स को स्पोरोजिनस टिश्यू कहा जाता। डिप्लॉइड को मैं 2n से डिनोट करता हूँ। इसे MMC के भी नाम से जानते हैं, डेट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या कहा? माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसे स्पोरोजिनस टिश्यू भी कहते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। अब इसी डिप्लॉइड सेल्स में पहली बार आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं बेटा थोड़ा सा सेल डिवीजन के बारे में कि माइटोसिस और मियोसिस होता है। मियोसिस में डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कंडीशन में होता है, 2 बार के फेज में होता है। फर्स्ट टाइम में जब मियोसिस हुई है तो एक N सेल बना है, और फिर नेक्स्ट टाइम ये N होकर के 2N सेल्स का फॉर्मेशन किया है। ये मियोसिस 2 है। और फिर इसमें एक बार माइटोसिस होती है। माइटोसिस में 2 से 4 होगा कि नहीं, ये कुछ इस तरीके से। लेकिन ये चारों सेल अलग अलग शेपिड में बनता। किसी प्लांट्स में टेट्राहेड्रल होता है, किसी में बेसिपिटल होता है, अलग अलग शेप के होते हैं, लेकिन मेनली जो है वो टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल शेप कुछ इस तरीके से, एक इधर एक इधर, एक हैप्लॉइड सेल इधर आओ, एक हैप्लॉइड सेल इधर आओ, एक हैप्लॉइड इधर आओ। बेटा ये 2D डायग्राम है। अगर आप 3D में देखेंगे कि इसके पीछे भी एक पोर्शन होता है जहां पर एक हैप्लॉइड सेल्स हैं। इसे कहा जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब इसी टेट्राड की अगर बात करते हैं, ये कैलेज एंजाइम से बना हुआ है। तो कैलोज एंजाइम के प्रेजेंस में जुड़ा हुआ है, और कैलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये सभी अलग अलग हो जाता, अलग अलग सेल बना कैलेज एंजाइम के प्रेजेंस। और फिर हर वो हैप्लॉइड सेल्स टूट करके अपने आउटर लेयर पर एक्साइन सेल्स का फॉर्मेशन करती। एक तो एक्साइन होता, दूसरा इंटाइन कहते। ये कुछ इस तरीके से 4 अभी बनाया है, वैसे तो बेटा मिलियंस में होते हैं। ये एक्साइन्स। एक्साइन्स काफ़ी हार्ड मटेरियल्स माना जाता है जो इजीली डिग्रेडेबल नहीं होता है। इसे डिग्रेड करने में बहुत ही विदिस्टेंट होते हैं, हाई टेम्परेचर वगैरह। चारों सेल्स से 4 पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन जब इसे यहाँ से डिहाइसेंस होना होता है तो एक बार इसमें डिवीजन होती है बेटा। इसके 2 सेल्स बनते हैं। एक सेल्स को कहा जाता है जनरेटिव सेल्स, GNC, और एक है वेजिटेटिव सेल्स, दैट इज VGC। GNC को कहेंगे जेनरेटिव सेल्स, और ये वेजिटेटिव सेल्स
प्लांट्स इसी 2 सेल स्टेज में एक पोलन ग्रेन के रूप में रहता है और यही ट्रांसफ़र होता है फीमेल पार्ट्स के पास, और वहाँ पर फिर जेनेरेटिव सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स आपस में फ्यूज करती है, जहाँ पर अभी आपको फर्टिलाइजेशन टॉपिक में आपको बताऊंगा। ये प्रोसेस था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, किस तरीके से वो आप देख लीजिए। प्लांट्स के कोई सेल्स है जो डिप्लॉयड था, जिसको मैंने कहा माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें 2 बार म्यूसिस हुए हैं, मतलब एक बार तो n बना, दूसरे बार 2n बना, ये दोनों अलग अलग हो चुका है। अब माइटोसिस होकर के ये 4 बनाया, और अगर 4 बने, ये चारों जो टेट्राड है जिसके कहा जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड, और फिर इससे पोलन ग्रेन और यहाँ से फिर डिवीजन होगा, डेट इज जनरेटिव सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, ये माइटोसिस नहीं होता है, म्यूसिस के बाद ही, म्यूसिस 2 के बाद 2 से 4 सेल्स के फॉर्मेशन हो जाते हैं, यहाँ पर 2 सेल्स बनते हैं, और ये फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड के फॉर्म में रहता है। यहाँ पर फिर मैच्योरेशन के बाद एक्साइन इंटाइन डेवलप होगा, और जेनेटिव डिटेल में आप क्लास 12th में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। यहाँ पर इतना ही समझाने के लिए मैंने किया है कि ये पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ, यही पोलन ग्रेन शेड होता है फीमेल प्लांट्स के पास। अब आप देखिए मेगास्पोरोजेनेसिस को। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब फीमेल गैमीट का बनना, जिसे आप एम्ब्रियो शैक भी कहते हैं। दूसरा प्रोसेस को कहा जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। प्रोसेस वही जो मेगास्पोर बनता है, यहाँ भी वही 2n सेल्स होते हैं जो MMC है, मतलब मेगास्पोर मदर सेल्स। इसमें पहली बार मियोसिस फर्स्ट 2 and 3, मियोसिस होने के बाद दरअसल इसमें 4 सेल बनते हैं, 4 N, ये तीनों डिजेनरेट हो जाता है। और फिर ये जो N आप देख रहे हैं, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, इसमें माइटोसिस होते हैं 3 राउंड। एक N है, पहला माइटोसिस हुआ 2, 2 से 4, 4 से 8, टोटल 8 सेल बना। ये कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस अरेंज हो जाते हैं इस फॉर्म में कि अलग अलग रीजन्स पर चले जाता है। 3 पोलर रीजन पर, 2 इसे बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये एंटीपोडल रीजन है, ये पोलर रीजन है, और ये माइक्रोपाइलर रीजन भी, या बेजल रीजन आप कहें। 3 जो है वो बेजल रीजन पर होता है। यहाँ वाले को बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई, और इसे सिनर्जिड्स से डिनोट करते हैं इस वाले रीजन को। सिनर्जिड्स कुछ इस तरीके से बना होता है। ये 3 अलग अलग, ये पोलर एंटीपोडल सेल्स हैं कुछ इस तरीके से, और ये आपका पोलर न्यूक्लियाई, और ये सिनर्जिड्स। कुछ इस तरीके से फीमेल गैमीट का स्ट्रक्चर होता है। आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए इसको। 3 एंटीपोडल सेल्स बने हुए हैं, 1 पोलर न्यूक्लियाई है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर सेल्स है, और यहाँ पर सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं, सब में 1 सेल्स है। इसी स्टेज में फीमेल गैमीट होता है, और मेल गैमीट अभी मैंने बनाया है। अब मेल गैमीट का ट्रांसफ़र फीमेल गैमीट, मतलब फीमेल प्लांट्स के पास जब आता है, फीमेल फ्लावर के पास आता है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास आता है, तो ये फिजिकली हम किसी मैकेनिकल प्रोसेस से नहीं लाते हैं, ये फिजिकल एजेंट्स के द्वारा, या तो एयर, वाटर और कोई इंसेक्ट हो सकता है, और इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है। अब आप ध्यान से देखिए, मेल गैमीट को पोलन ग्रेन कहा, ये पोलन ग्रेन फीमेल गैमीट के पास आता है, और जब भी आता है, क्योंकि ये फिजिकल प्रोसेस है और फिजिकल, अब इस तरीके से देखिए, 2 फ्लावर में बना रहा हूँ, अभी जस्ट बनाया भी था, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। ये एंथर, ये एंथर,
ये कुछ इस तरीके से था, ये थैलेमस है और ये सेपल्स है। अब मैं इसी के जरिए से एक और फ्लावर्स में बना रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके से एंथर है। ये कोरोला है, ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है कि फ्लावर ए है और ये फ्लावर बी है, दोनों सेम ही स्पेसीज के मेंबर हैं। इमेजिन करिए यहाँ पर पोलन ग्रेन है, ये भी हो सकता है कि यहाँ का भी पोलन ग्रेन हो, ठीक है। ये फ्लावर ए सेम प्लांट, सेम स्पेसीज, सेम जीन, अगर इसके पोलन ग्रेन यहाँ पर आ रहा है, इमेजिन करिए यहाँ पर ये एक पोलन ग्रेन आया है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन है, कहाँ से हुआ है? एंथर से। कहाँ पे पहुँचा? स्टिग्मा पे। इसी को पॉलिनेशन कहा जाता है। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन है। सेम प्लांट्स का नहीं है, प्लांट्स डिफरेंट है। ये फ्लावर ए प्लांट ए की पार्ट है, फ्लावर बी प्लांट बी का पार्ट है, क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। इसको लाने वाला हो सकता है विंड के जरिए से आए, हो सकता है वाटर के जरिए से आए, हो सकता है कोई इंसेक्ट लेकर के आया हो। यही सेम एजेंट हो सकता है कि इसी फ्लावर के पार्ट से लेकर के आया हो, कुछ इस तरीके से। यहाँ भी पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा में हुआ है। पॉलिनेशन ये भी है बेटा, पॉलिनेशन ये भी है, और ये भी पॉलिनेशन कंसीडर करते हैं। बस फर्क इतना है, ये क्रॉस पॉलिनेशन था और ये सेल्फ पॉलिनेशन है। मैं लिख देता हूँ क्रॉस क्यों? क्योंकि ए प्लांट से बी प्लांट्स पे गया। सेल्फ क्यों? क्योंकि सेम प्लांट्स के बीच में ट्रांसफर हुआ है। अब आप आगे की प्रोसेस को देखिए कि मेल गैमेट पोलन ग्रेन चाहे सेम प्लांट से आया हो या डिफरेंट फ्लावर से, उसी सेम फ्लावर से आया हो या डिफरेंट फ्लावर से आया हो। अब यहाँ पर केमिकल डायलॉग होता है। केमिकल डायलॉग होने के बाद एक जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं सबसे पहले फीमेल गैमीट को बना देता हूँ, क्योंकि ये ओवेरी है। ओवेरी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होगा। ये कुछ इस तरीके से होता है। ये 3 हो गए, 2 इधर, और ये रहा बेटा सिनर्जिड्स, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है, और इसी ट्यूब से आकर के फिर ये सिनर्जिड से फर्टिलाइज करती है। फर्टिलाइज करने के बाद जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से फिर नया फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होता है। आगे के प्रोसेस को देखिए, फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है। ये जो वेजिटेटिव सेल अभी आपने देखा था यहाँ पर, जनरेटिव सेल्स, ये फर्दर डिवाइड करती है। एक मेल गैमेट तो इससे फर्टिलाइज होगा, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई से किया तो एंडोस्पर्म, और इससे किया तो ओवेरी बनती है। अब तो बस इतना समझिए कि पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होकर के सिनर्जिड्स के पास आई, और यहाँ पर जब ये फर्टिलाइज करता है तो एक जायगोट बनता है, 2n जायगोट बना। फर्दर इसमें डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, और इसी एम्ब्रियो से सीड और ओवेरी बनता है। सीड एंड ओवेरी का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में होते हैं। यहाँ तक मैं समझता हूँ आपके पॉइंट्स क्लियर हैं। बाकी ह्यूमन में कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपको स्टडी कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।